बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज लेक्चर नंबर 10 का हम आगाज कर रहे हैं और इस लेक्चर में भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स, इसके साथ साथ आपको अकरेंस एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स भी बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद लिपिड्स की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव लिपिड्स हम डिस्कस करेंगे। उस सिलसिले में सबसे पहले आपको ईस्टर का कॉन्सेप्ट, ईस्टर लिंकेज और स्टेरिफिकेशन के मुतालिक बताया जाएगा। फिर असाइल ग्लाइसरॉल जो कि सिंपल लिपिड की एक टाइप है, और इसके साथ साथ ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो असाइल ग्लाइसरॉल के इंग्रेडिएंट्स हैं इनको कवर किया जाएगा। फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैक्सेस जो कि सिंपल लिपिड की एक और टाइप है ये भी कवर करेंगे, और फॉस्फोलिपिड विच इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड, और इसके साथ साथ बाकी जो ड्राइव लिपिड्स की टाइप्स हैं वो ये सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है हमारे, तो उनको हम स्किप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी बात हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रोटीन्स, उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, और इसके साथ साथ अमाइनो एसिड और उनकी टाइप्स, और इसके साथ प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन। सो ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करने हैं जी। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स को हमने बाकी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हुए थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लिपिड्स किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। केमिकल नेचर के लिहाज से अगर हम लिपिड्स को डिफाइन करें तो आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि दिस इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, या फिर दीगर जो फैट लाइक मॉलिक्यूल्स हैं सच एज स्टीरॉइड, ये सब चीज़ों को कलेक्टिवली लिपिड कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इन तमाम की केमिकल नेचर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। इनके अंदर आपको केमिकली बड़ी वैरायटी नज़र आती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। तो केमिकली इनके लिए कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन प्रपोज करना ये कदरे मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी माहिरीन ने इसके लिए ये वर्डिंग सजेस्ट की है कि इट इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको डिफाइन करते हुए आप हेट्रोजीनस वर्ड यूज करेंगे। हेट्रोजीनस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मौजूद हो। तो ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप है क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जिसकी वजह से इसको हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करार दिया गया है। लेकिन इस हेट्रोजीनस ग्रुप में कुछ यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो तमाम लिपिड्स यूनिफॉर्मली शो करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे सब के सब ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और इस लिहाज से इनको आप हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। अदरवाइज बाकी इनका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन यूनिफॉर्मली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। और बिल्कुल इसी तरह से दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिसॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है। सो ये दो कैरेक्टर्स आप इनमें कॉमन याद रखिए जो तमाम लिपिड्स यूनिफॉर्मली शो करेंगे, अदरवाइज ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप है। अच्छा, लिपिड्स को अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि वैसे लिपिड्स में कोई चौथा एलिमेंट भी मौजूद हो सकता है, लेकिन वो तमाम लिपिड्स का कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट नहीं है। ऑल लिपिड्स मस्ट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक पढ़ा था कि वहां पर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। 1:2:1 में ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2:1 में होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन लिपिड्स में ऐसा नहीं है। लिपिड्स में आप देखते हैं कि
यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन बहुत कम है, जैसा कि आपको इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन किस कदर ज्यादा मौजूद है और इसके मुकाबले में ऑक्सीजन बहुत कम है। और यही दरअसल लिपिड का रिकग्निशन करेक्टर है, इसके जरिए आप लिपिड को पहचान सकते हैं। जैसे ये आपके सामने एक सिंपल लिपिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है। और यही वजह है कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है। इसी वजह से लिपिड्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ अगर आप लिपिड को कंपेयर करें तो लिपिड में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। और इसका रीजन क्या होगा, हाउ लिपिड या व्हाई लिपिड कंटेन्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस वजह से यहां पर ज्यादा एनर्जी स्टोर है। दरअसल ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी है, इसमें इसी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन की जाती है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और उससे फिर एनर्जी लिबरेट होती है। सो जिस कंपाउंड में भी कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। तो लिपिड्स इस वजह से एनर्जी ज्यादा कंटेन करते हैं, बल्कि देखा जाए तो ये प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं। अच्छा, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स का जहां तक ताल्लुक है तो लिपिड्स जनरली अगर आप देखें तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपने फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर बनाते हुए देखा है और मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो इन्हीं पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये इस तरह से मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने में इन्वॉल्व है। दे एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स। जब बल्क में एनर्जी स्टोर करनी हो, जैसे कल भी बात हो रही थी हमारी कि जब हम कोई ओवर ईटिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा लेते हैं तो ऐसी सूरत में वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर, अगर तो बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो ग्लाइकोजन में स्टोरेज होगा ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके। और अगर बॉडी सुस्त और काहिल है तो फिर वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमने खाए होते हैं उनको ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए स्टोर किया जाता है कि शायद कभी फ्यूचर में उनको इस्तेमाल करने की नौबत आएगी, और वो नौबत कभी आती नहीं है ज़िंदगी में, और फिर हमारा वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। बहरहाल ये एनर्जी स्टोर हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। और इसके साथ साथ ये केमिकल मैसेंजर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयड इन नेचर हैं और ये लिपिड की एक किस्म होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये जनरल आपको बताया, कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको ये लिपिड्स कुछ और फंक्शंस में भी इन्वॉल्व नजर आएंगे, सच एज प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन, बायोन्सी। इस तरह के रोल भी लिपिड परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लिपिड्स की क्लासिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है तो लिपिड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वन ऑफ देम इज सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड, ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये बेस करती है इनकी कंपोजिशन पर। बेस्ड अपॉन कंपोजिशन हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के लिहाज से लिपिड के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। सिंपल लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स को कहा गया है जो कि फैटी एसिड और मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। ये एस्टर क्या बुलाएं, आपने केमिस्ट्री में यकीनन ये टर्म पढ़ी होगी, अभी हम यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो बहरहाल ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। ऐसे लिपिड्स को सिंपल लिपिड कहा जाएगा। लेकिन और इनकी एग्जांपल आप देख रहे हैं, असाइल ग्लाइसरॉल जैसे फैट और ऑयल और वैक्सेस, ये सिंपल लिपिड की टाइप्स हैं। अच्छा, लेकिन अगर किसी लिपिड में इनके अलावा कुछ और चीजें भी हों तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाएगा। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड कंटेन अदर ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। अल्कोहल और फैटी एसिड तो इसके अंदर भी होगा, लेकिन इसमें कोई तीसरा कंपोनेंट भी मौजूद हो सकता है। मिसाल के तौर पर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स व्हिच कंटेन सम अदर कंपाउंड्स इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। यानी यूं समझ लें कि when simple lipid is combined with any other compound, the resulting compound will be called as compound or complex lipid। ठीक है जी। और तीसरा जो ग्रुप है लिपिड्स का वो ड्राइव लिपिड कहलाता है। ड्राइव लिपिड्स ये दरअसल सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड किसी केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद अगर वो अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है,
मसलन वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है कि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, यानी वो हाइड्रोफोबिक रहता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर अगर उसकी सॉलिबिलिटी बरकरार है तो तब आप उसको लिपिड में इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि उसका स्ट्रक्चर अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से बहुत मुख्तलिफ हो चुका होगा आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, लेकिन चूंकि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है इस वजह से उसको भी लिपिड में शुमार किया जाएगा। ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है ड्राइव लिपिड्स। मिसाल के तौर पर जैसे टर्पीन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, सो ऑल of them are actually the drive lipid। यहां पर देखो आपको ये जो इस जगह पर चीजें आपको मैंने पॉइंट आउट की हैं, तो आपको ये सारी एग्जांपल्स बिल्कुल टिप्स के ऊपर पता होनी चाहिए। यहां पर अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लिपिड, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये ड्राइव लिपिड। तो ये जितनी एग्जांपल बताई हैं ये बिल्कुल आपको क्लियरली याद हो। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि लिपिड्स जैसे अभी आपको बताया कि ये ester compounds होते हैं, mostly they are ester compounds। So what is an ester compound? An ester compound is produced as a result of chemical reaction of an alcohol, इसमें alcohol and the acid, ये दो चीजें जब आपस में कंडेंस करती हैं तो इनकी कंडेंसेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जन्म लेता है और साथ एक स्ट्रक्चर वजूद में आता है दैट इज कॉल्ड एस्टर मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन को जिसके अंदर ये अल्कोहल और एसिड की आपस में कंडेंसेशन हो रही होगी, इस तरह की कंडेंसेशन को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। जी अक्सा बेटे क्या सवाल है? सर आपने कहा कि जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ना वो सिंपल लिपिड से मिलके बनते हैं, मतलब उनसे ड्राइव होते हैं, तो उन्हें हम जो है वो ड्राइव लिपिड भी कह सकते हैं? एंड्रॉइड? आपने क्या कहा? ये एंड्रॉइड वर्ड यूज किया आपने? नो सर, एंड्रॉइड नहीं, ड्राइव। हाँ ड्राइव, बिल्कुल। तो ड्राइव लिपिड्स ही तो कहेंगे उसको। वो सिंपल लिपिड की केमिकल मॉडिफिकेशन से वो ड्राइव हुए तो वो ड्राइव लिपिड्स कहलाते हैं ना। कंपाउंड लिपिड को भी कह सकते हैं? नहीं, कंपाउंड लिपिड को आप कह रहे हो ड्राइव लिपिड्स नहीं। देखो जो कंपाउंड लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं ना, इस वजह से वो कंपाउंड लिपिड्स हैं। और अगर कोई लिपिड उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल अपनी आइडेंटिटी बरकरार ना रखें बल्कि वो मॉडिफाई हो जाएं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनकी जो हालत है वो चेंज हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर वो ड्राइव लिपिड बन जाएगा। यानी एक जो ड्राइव लिपिड्स होते हैं ना उसके अंदर टिपिकली अल्कोहल या फिर ये फैटी एसिड वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होंगे, उनकी कोई मॉडिफाइड फॉर्म मौजूद होगी, और चूंकि वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, इसी वजह से उनको लिपिड में हम कंसिडर करेंगे। हालांकि उनकी जो उनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका होता है, सही है, तो इसी वजह से उनको ड्राइव कहा जा रहा है। जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ड्राइव से बिल्कुल अलग हैं क्योंकि उनमें फैटी एसिड और अल्कोहल अपनी असल हालत में मौजूद हैं। सिर्फ ये हुआ है कि उसके साथ कोई और तीसरा कंपाउंड भी ऐड हो गया, और अगर ये सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड हो तो फिर वो सिंपल है। ठीक है, ओके सर जी, गुड। अच्छा बेटे, तो ये बात हो रही थी एस्टर की। तो एस्टर देखो ये इस तरह से फॉर्म होता है। ये मेथेनॉल, दिस इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल की तारीफ पढ़ी होगी। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें OH ग्रुप, कम से कम एक OH ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो ये OH ग्रुप along with hydrocarbon is called alcohol. So methanol is a type of alcohol. Similarly, ये ethanoic acid is a kind of organic acid. ये एक organic acid है। और organic acid की तारीफ क्या होती है? Organic acid कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज एक्चुअली द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH, इसको यूं भी लिखा जाता है COH। So this carboxylic acid group when combines with a hydrocarbon, the resulting compound will be called as organic acid। तो यहां पर आप देखिए कि एक organic acid in the form of ethanoic acid, या इसको acetic acid भी कहा जाता है, इसको acetic acid भी कहते हैं। so, दोबारा बता दें COOH को क्या होगा? वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, कैसे बताया? किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, यानी CH3 के साथ या C2H5 के साथ या इससे भी कोई लंबी चेन के साथ, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंबाइन करेगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड।
तो ये ऑर्गेनिक एसिड और ये अल्कोहल, तो जब भी इस तरह से एसिड और अल्कोहल कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन। जी आदिल बेटे क्या सवाल है? फिर ये ऑर्गेनिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना? हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, जी बिल्कुल, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उनको भी इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बिल्कुल। अच्छा, तो देखो जब अल्कोहल और एसिड आपस में कंडेंस करते हैं, याद रखो ये कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस कंडेंसेशन में ये OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड ये अपना OH डोनेट करेगा, whereas H फ्रॉम द OH ऑफ द अल्कोहलिक कंपाउंड, यहां से H निकलेगा और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म होगा, जबकि यहां पर कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और जबकि ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, इनके दरमियान में एक नया बॉन्ड तामीर होगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। और यूं जो प्रोडक्ट बनेगी दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एस्टर, ये एक एस्टर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, तो इस एस्टर का नाम है मिथाइल इथेनोएट, जिसमें मेथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ एस्टरीफाई हुआ है। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाएगा, स्टेरिफिकेशन। और जबकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है मेजर प्रोडक्ट वो एस्टर है, साथ वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो स्टेरिफिकेशन है इसके लिए सब्स्टिट्यूट टर्म क्या हो सकती है? इसके लिए कंडेंसेशन सब्स्टिट्यूट टर्म हो सकती है, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसके लिए सब्स्टिट्यूट टर्म हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप? कंडेंसेशन। दोनों हो सकते हैं बेटे, कंडेंसेशन को ही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। सो esterification actually it is dehydration synthesis और कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्या सवाल यहां पर दूसरा अपीयर हो रहा है कि क्या जितने भी कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शंस हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट टर्म हम esterification यूज कर सकते हैं? क्या तमाम कंडेंसेशन रिएक्शंस esterifications हैं? नो, नॉट एट ऑल। एस्टेरिफिकेशन एक ऐसी कंडेंसेशन है जिसमें अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड आपस में कंडेंस हुए होंगे। ऑर्गेनिक एसिड के बजाय समटाइम इनऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉस्फोरिक एसिड भी कंबाइन करते हैं, वो भी एस्टेरिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक एसिड हो, बट एसिड जरूर होना चाहिए। तो एस्टेरिफिकेशन एक खास किस्म की कंडेंसेशन है, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, यहां पर आपसे ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज द एस्टर बॉन्ड? तो एस्टर बॉन्ड क्या होता है? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड एस्टर बॉन्ड हो सकता है? कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन सर एसिड का बॉन्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो अब ये जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ए, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बी, ठीक है, और ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है सी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज एस्टर बॉन्ड? ए बी सी तीनों एस्टर बॉन्ड हैं या एनी वन ऑफ देम इज एस्टर बॉन्ड? नो, बी। Only B is ester bond. So why not C and why not A? इन दोनों को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है? तो ये जो अभी आदिल साहब ने रीजन बताया है कि ईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, ये बॉन्ड जो होगा ये ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा, ये इसकी पहचान आप याद रखेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये ईस्टर बॉन्ड पहचान करने के भी क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं हम लिपिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ। तो असाइल ग्लाइसरॉल इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की एक किस्म है ये। ठीक है, असाइल ग्लाइसरॉल इसको आप डिफाइन करते हैं दैट दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, देखो यहां पर अल्कोहल को हमने लिमिटेड कर दिया है, कोई भी अल्कोहल ऐसा नहीं है कि असाइल ग्लाइसरॉल बनाए, इसमें एक स्पेसिफिक अल्कोहल है नोन एज ग्लाइसरॉल। सो व्हेन ग्लाइसरॉल इज कंबाइंड विद एनी फैटी एसिड, यहां पर फैटी एसिड में कोई कैद नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाई। ठीक है, फैटी एसिड कोई भी हो सकता है, बट व्हेन फैटी एसिड
is condensed with glycerol, the resulting molecule will be called as acyl glycerol. So ये भी एक किस्म का एस्टर कंपाउंड होगा. ओके अच्छा, तो अब देखो ये जो हमने यहाँ पर ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का जिक्र किया, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है क्या, और फिर इनकी ये स्टेरिफिकेशन को हम समझते हैं. देखो जो ग्लाइसरोल है, अभी मैंने आपको कहा कि ये अल्कोहल की एक किस्म है. तो ये किस किस्म का अल्कोहल है? दरअसल ये आपके सामने ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं. किसी अल्कोहल के लिए कम से कम एक OH ग्रुप होना काफी है. किसी भी कंपाउंड को अल्कोहलिक कंपाउंड बनाने के लिए अगर उसमें एक भी OH ग्रुप है तो आप उसको अल्कोहलिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसके पास कितने OH ग्रुप्स हैं? इट हैज 3 OH ग्रुप्स. तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है. दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए कि इसमें 3 कार्बन्स की एक चेन है और तीनों के साथ ही एक एक OH ग्रुप मौजूद है, ईच कंटेनिंग एन OH ग्रुप. और बाकी इन कार्बन्स के ऊपर आप ये वैलेंसी जस्टिफाई कर दें बाय पुटिंग हाइड्रोजन. इन दिस वे अ ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल इज मेड. तो आपके ख्याल में ग्लाइसरोल का फार्मूला क्या होना चाहिए भाई? इसका फार्मूला बना है C3H कितने हो गए? H8 ऐसे ही भाई, 3 4 5 6 7 8 सारे 8 में होंगे जी, 8 हो गए ना. और ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन भी 3. तो C3H8O3. क्या ये हाइड्रेटेड कार्बन है भाई? सर नो. नो, ये हाइड्रेटेड कार्बन नहीं है. हाइड्रेटेड कार्बन होने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 होना चाहिए. तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है भाई. अच्छा, तो अब देखिए फैटी एसिड. फैटी एसिड को भी ब्रीफली हम देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में आगे इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे. फैटी एसिड बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड की एक किस्म है. और मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ठीक है. तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड की एक ऐसी किस्म है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन, सही. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मस्ट बी बिटवीन 2 to 30. कम से कम 2 कार्बन हो टोटल, तो वो फैटी एसिड हो सकता है. और ज्यादा से ज्यादा 30 कार्बन हो तो वो फैटी एसिड हो सकता है. और इसमें भी इवन नंबर, ये एक और आप लिमिट देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर भी सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले ऑर्गेनिक एसिड्स को फैटी एसिड कहा जाएगा. मसलन जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RCOH के साथ. ये इसका जनरल फार्मूला है. इसमें ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोकार्बन. R ग्रुप, R फॉर रिमेनिंग, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है. जैसे ये आपको यहां पर इसका स्केच दिखाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके साथ R ग्रुप. तो ये एक फैटी एसिड हो सकता है अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन हो और उनकी रेंज 2 से 30 के दरमियान हो. बार बार मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी ऑर्गेनिक एसिड उसको आप फैटी एसिड में शुमार नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर जैसे एसिटिक एसिड आप देख रहे हैं 1 and 2, ये 2 कार्बन्स की चेन पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिक एसिड है. इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप. तो ये इस तरह से एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट इट हैज 2 कार्बन एटम्स और वो इवन नंबर है, इस वजह से ये एक फैटी एसिड है. एंड सिमिलरली ब्यूटायरिक एसिड, इट हैज चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 and 4. तो 4 भी एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं, इवन, सही है. और इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है, तो इस वजह से इसको भी आप फैटी एसिड कह सकते हैं. लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर यूं करके ड्रॉ करता हूं, मिसाल के तौर पर ये COOH और इसके साथ अगर ये 3 कार्बन्स टोटल मौजूद हैं, जैसे ये एक और ये एक और कार्बन इसके साथ, तो अब बताओ कि क्या ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड. इसे क्या कहते हैं भाई? प्रोपियोनिक. तो क्या ये प्रोपियोनिक एसिड कोई फैटी एसिड है? नो सर, ये फैटी एसिड नहीं है. फैटी एसिड मस्ट कंटेन इवन नंबर, और यहां पर कितने? ऑड नंबर है. तो इस वजह से आपने इसको फैटी एसिड में शुमार नहीं करना, सही है. तो इस तरह अब ये 2 कार्बन फैटी एसिड था, ये 4 कार्बन फैटी एसिड. नेक्स्ट कौन सा होगा? 6 कार्बन फैटी एसिड, देन 8 कार्बन, देन
इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। सही है, तो ये होते हैं फैटी एसिड। अच्छा, अब देखो असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनेगा। ये है ग्लाइसरॉल, ये 2 हाइड्रोजन है, एक इधर ऊपर और एक इधर, ठीक है। ये ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है और इसके साथ ग्लाइसरॉल के साथ कंबाइन करते हैं हम वन ऑफ द फैटी एसिड। ये जनरल फार्मूला हमने दिखाया फैटी एसिड का, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज इट्स सार ग्रुप। और इनके दरमियान देखो ये कंडेंसेशन होने जा रही है। इस कंडेंसेशन को क्या कहेंगे भाई? इस कंडेंसेशन के लिए ज्यादा स्पेसिफिक टर्म क्या है? स्टेरिफिकेशन। बिल्कुल, इसके लिए स्टेरिफिकेशन स्पेसिफिक टर्म है। सो व्हेन बोथ ऑफ देम आर एस्टरीफाइड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, तो अब होगा क्या? फैटी एसिड से क्या चीज लिबरेट होगी? फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये क्या लूज करेगा? OH। के अंदर से OH निकलेगा। वो पंजाब वाली बुक के अंदर यहाँ पर H निकलता हुआ दिखाया हुआ है, उसको वो गलत एक आइडिया, ठीक है, उसको हाँ जी उसको इग्नोर कर दें। सही है, तो ये यहाँ से देखो OH और यहाँ से निकलेगा H, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये दोनों कंबाइन होकर इस तरह से एक एस्टर कंपाउंड बनाएंगे। एंड दिस काइंड ऑफ एस्टर इज नोन एज मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल। ये असाइल ग्लाइसरॉल की एक किस्म है, इसे कहेंगे मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल। और साथ ये जो यहाँ से इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर बना था वो ये अलग हो गया। तो ये इस तरह से आप देखिए असाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन होती है। तो आपने इस फॉर्मेशन के अंदर ये याद रखना है कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जब कंबाइन करते हैं तो क्या चीज बनती है। सही है। अच्छा, और याद रखो कि ग्लाइसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड एस्टरीफाई होता है तो वो हमेशा पहले कार्बन के OH के साथ एस्टरीफाई होगा। अच्छा, इस मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल में अभी आपको 2 OH ग्रुप फ्री नजर आ रहे हैं ना, तो ये 2 OH ग्रुप फ्री होने की वजह से इनके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस वजह से आप इस मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल को न्यूट्रल नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल लिपिड। ओके, अच्छा अब आगे देखिए कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अगर 2 फैटी एसिड इस तरह एस्टरीफाई हो, जैसे आपको एक दिखाया, इसी तरह 2 फैटी एसिड एस्टरीफाई हो सकते हैं। और एज यूजुअल यहाँ पर इन 2 फैटी एसिड्स के एस्टरीफिकेशन के दौरान भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, और इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के बाद ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो अब डाइअसाइल ग्लाइसरॉल विल बी फॉर्म्ड, और साथ ये वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज अनदर केस ऑफ असाइल ग्लाइसरॉल नोन एज डाइअसाइल ग्लाइसरॉल। इसमें भी एक OH ग्रुप अभी फ्री नजर आ रहा है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसको भी आप न्यूट्रल लिपिड नहीं कह सकते हैं। सही, लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर इस ग्लाइसरॉल के साथ एट अ टाइम 3 फैटी एसिड अगर ये इस तरह एस्टरीफाई होते हैं तो तीनों की स्टेरिफिकेशन के नतीजे में 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, और इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड, या इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड? इसकी वजह यह है कि अब कोई भी OH ग्रुप ग्लाइसरॉल का फ्री नहीं रहा जिसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता, इस वजह से आप इसको न्यूट्रल लिपिड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए हैं। ये साथ आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का भी ख्याल रखना है कि अगर एक फैटी एसिड एस्टरीफाई हो रहा है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, 2 एस्टरीफाई हो रहे हैं तो कितने निकल रहे हैं, और 3 हो रहे हैं तो कितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडेंसेशन असाइल ग्लाइसरॉल की आपने मुलाहिजा की। अच्छा, तो असाइल ग्लाइसरॉल की कितनी टाइप्स हैं भाई? अगर आपसे पूछा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरॉल, मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल, डाइअसाइल ग्लाइसरॉल और ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप के असाइल ग्लाइसरॉल कौन से वाले हैं, तो वो ये 3rd वन जी, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन। तो अगर आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि भाई जनरली हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लाइसरॉल, तो जब हम जनरली बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इस मोस्ट कॉमन टाइप के मुतालिक। तो आपने आंसर क्या पिक करना है? 3। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लाइसरॉल, एक मौजूद होगा। ठीक है, और एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल, तो ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल में एटलीस्ट भी 3 है और मैक्सिमम भी 3 है, उसमें होते ही 3 है। सही, तो ये इस तरह के सवाल यहां से अक्सर उभरते होते हैं, इनके ऊपर आप ग्रिप रखिए। अच्छा, ये जो असाइल ग्लाइसरॉल्स हैं, बेसिकली ये असाइल ग्लाइसरॉल इनको आमतौर पर कहा जाता है फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, तो ये जो फैट्स होते हैं ये दरअसल
एनिमल के लिपिड्स होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर जो असाइल ग्लाइसरोल्स हैं, दो असाइल ग्लाइसरोल आर कॉल्ड फैट्स। ये हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, वो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अभी जो हमने शुरू में एग्जांपल देखी थी एक C57H110O6, दिस इज ट्राइस्टीरिन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ असाइल ग्लाइसरोल, ये ट्राई असाइल ग्लाइसरोल है, ट्राइस्टीरिन। अच्छा बेटे, यहां पर देखो इस तरह के भी सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये जो फैटी एसिड है इनके फार्मूले भी पता होने चाहिए। अभी मैं फैटी एसिड की वो फर्दर प्रॉपर्टीज बताता हूँ, इसमें फार्मूले आपको शो करता हूँ। तो आपको इसका फार्मूला पता होगा, और साथ ही मैंने आपको ये ग्लाइसरोल का फार्मूला भी बताया था। ग्लाइसरोल का फार्मूला C3H8 एंड O3, और इसके साथ अगर सपोज करो हम फैटी एसिड कंबाइन कर रहे हैं और एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, वो है C15H31COOH, इसका नाम है पामेटिक एसिड। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से अब जो यहाँ पर एक असाइल ग्लाइसरोल तामीर होगा, तो उस असाइल ग्लाइसरोल का फार्मूला क्या होगा, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? आपने सिंपली ये देखना है कि अगर एक फैटी एसिड इसके साथ डिस्ट्रीफाई हो रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे। तो आप इनके ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को इकट्ठा करें, और तीनों को इकट्ठा करके उसमें से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन माइनस कर दें। दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द असाइल ग्लाइसरोल। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर जैसे कार्बन कितने हो गए, 3 और 15, और एक ये, तो ये 4 और 15 19, C19 हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 और ये 31, ये हो गए 39 और ये 40। तो ये हाइड्रोजन 40 होने चाहिए, लेकिन 2 कम कर देंगे तो ये 38 रह गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और ये 2, 5, तो ये हो गया O5। तो ये C19H38O5, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द असाइल ग्लाइसरोल। इसी तरह से जी बेटा, इसी तरह से यहां पर कोई डाइसेल ग्लाइसरोल या ट्राइसेल ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। जी आदिल साहब, क्या कह रहे हैं आप? सर ये O5 की जगह O4 नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। असूली तौर पे 5 होने चाहिए, एक ऑक्सीजन ये वाटर में निकल जाएगा तो ये O4 हो जाएगा। शाबाश, वेल डन। ठीक है भाई, तो इस तरह के सवालात भी यहाँ से उभर सकते हैं, तो इनको भी आप माइंड में रखिए। ये कैलकुलेट करना बिल्कुल पॉसिबल है, और इस तरह के सवालात में आपको लाजमी तौर पर ये मॉलिक्यूल्स के फार्मूले दिए हुए होंगे। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट देखना है कि आपको ये समझ में आता है कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो उसको निकालना भी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए फैटी एसिड की जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तकरीबन कोई 30 डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स नेचर में अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, और इन फैटी एसिड्स की जो लेंथ है वो वेरी करती है, इनका जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो वेरी करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही होगा इनके अंदर, लेकिन लेंथ इनकी वेरी करेगी। सिंपलेस्ट फैटी एसिड की एग्जांपल अभी मैंने आपको कोट की है, जैसे एसिटिक एसिड 2 कार्बन फैटी एसिड है, ये स्ट्रक्चर है उसका, और जबकि ब्यूटारिक एसिड ये इस तरह से 4 कार्बन फैटी एसिड है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रहे कि हमने अभी ये कहा था कि देखो किसी भी फैटी एसिड के अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और साथ एक अदद R ग्रुप मौजूद है, और टोटल कार्बन एटम्स इवन होते हैं, और उनकी रेंज 2 से लेकर 30 होती है ना, ये हमने अभी बात की। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन है, लेकिन R ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, वो इवन नहीं होंगे, वो ऑड होंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए ये एसिटिक एसिड टोटल कार्बन्स 2 हैं, बट इसके R ग्रुप के अंदर, दिस इज R ग्रुप, इसके अंदर कितने कार्बन है, ओनली 1। सिमिलरली ब्यूटारिक एसिड कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, बट इन इट्स R ग्रुप देयर आर 3 कार्बन एटम्स, दैट इज ऑड नंबर। तो ये किसी भी फैटी एसिड के R ग्रुप के अंदर हमेशा एक कार्बन कम होगा टोटल से। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई देखो ये एक फैटी एसिड है नोन एज पामेटिक एसिड, जैसे मैं यहां पर आपको ये मोस्ट कॉमन टाइप के फैटी एसिड में पामेटिक एसिड शो कर रहा हूं, इट हैज 16 कार्बन एटम्स। अगर आपको इतना बता दिया जाए कि भाई पामेटिक एसिड 16 कार्बन फैटी एसिड है, तो आप बता सकते हैं कि इसके R ग्रुप में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 15, 15। एक कम कर देना आपने,
क्योंकि वो जो एक कम हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पार्ट बन गया। गुड। और इसी तरह से आप इसका स्ट्रक्चर भी इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। देखो कोई भी इस तरह से मॉलिक्यूल दिखाया जाए तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक सिंपल ऑर्गेनिक एसिड है या ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो वो फैटी एसिड होगा। अच्छा, फैटी एसिड में ये दो फैटी एसिड आपने खास तौर पे याद रखें, दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, पामिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। अभी जो मैंने मिसाल दी थी आपको ट्राइस्टीरिन की, ट्राइस्टीरिन, तो वो जो ट्राइस्टीरिन है वो दरअसल ये इसी तरह का एक फैटी एसिड है, एक ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है जिसमें स्टीरिक एसिड इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, इन फैटी एसिड्स का ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये भी बहुत इजीली हम वर्कआउट कर सकते हैं। देखो किसी भी फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं H2N+1 COOH। ये आपने जनरल फार्मूला याद रखना है। यहां पर दरअसल n नंबर ऑफ कार्बन्स को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई पामिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, तो पामिटिक एसिड में n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है 16, n की वैल्यू क्या है 16। तो अच्छा, ये नंबर ऑफ कार्बन्स इन आर ग्रुप, सॉरी यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लें, नंबर ऑफ कार्बन्स इन आर ग्रुप, और आर ग्रुप में हमेशा एक कार्बन कम होता है। तो देखो पामिटिक एसिड में टोटल कार्बन 16 है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 15 होगी। लिहाजा यहां पर फार्मूला क्या बनेगा, C15, H कितने हो जाएंगे यहां पर 2n मतलब 30 और +1 दैट इज 31 और साथ COOH। So this is molecular formula of the palmitic acid. Similarly, what is the molecular formula of stearic acid which has total 18 carbons? तो आप इसका molecular formula बता सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर वो काउंट करके लिखें। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये जनरल फार्मूला पता हो। शाबाश, बताएं इसका फार्मूला क्या बनेगा। C17H35COOH। वेरी गुड। सो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका बनाया जा सकता है। तो इनके ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगरचे ये बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ऐसा पॉसिबल है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना है जी। उसके बाद देखिए कि कुछ प्रॉपर्टीज फैटी एसिड की ये रिलेट कर रही होती हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज में भी इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट किसी फैटी एसिड का वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड कर रहा होता है, और इसी तरह से सॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक नेचर, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं फैटी एसिड्स की जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन फैटी एसिड के अंदर ज्यादा होंगे वो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ज्यादा होगी, और उनकी जो हाइड्रोफोबिक नेचर है वो भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर सवाल पूछता हूं यहां पर आपसे, एक 4 कार्बन फैटी एसिड है ब्यूटारिक एसिड और दूसरा 16 कार्बन फैटी एसिड है पामिटिक एसिड, इन दोनों के मुतालिक, तो बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। अच्छा, किसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये 4 कार्बन वाले की कम होगी। कौन ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, ये 16 कार्बन वाला ज्यादा। तो ये इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें कोई भी फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी हो, तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, फैटी एसिड्स की जी बेटा। सर अगर मतलब कार्बन एटम ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है ना इसमें, तो मतलब वो सॉलिड होंगे फैटी एसिड्स। हाँ जी, जो बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हायर हो जाता है। तो हायर होने का मतलब ये होता है कि उनका जो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड स्टेट में होंगे। सही है, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में होंगे, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट वो रूम टेम्परेचर से भी हायर है। वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होते हैं, अदरवाइज वो सॉलिड ही रहते हैं।
और अगर किसी का नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो वो लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर में। मिसाल के तौर पर जैसे पामेटिक एसिड ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है तकरीबन कुछ 63.1 डिग्री सेल्सियस, और जो ये ब्यूटारिक एसिड इसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में किस कदर फर्क है, और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्यूटारिक एसिड की हालत क्या होगी? ब्यूटारिक एसिड तो लिक्विड स्टेट में होगा, ब्यूटारिक एसिड सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको -8 से भी कम दर्जा हरारत पर, सही है। जबकि पामेटिक एसिड ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सॉलिड रहता है, उसके बाद जाकर इसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, शाबाश। हाँ जी बेटा, तो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड देखिए। फैटी एसिड्स की दो मेजर टाइप्स हैं, दे आर आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना वो है कि इनका जो आर ग्रुप आप देख रहे हैं, अगर इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं आर ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड की। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है इसकी बात नहीं हो रही है, सही है। तो ये जरा केयरफुल रहिएगा। तो यहां पर देखिए आर ग्रुप में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देयरफॉर इट इज सैचुरेटेड। वर्ड सैचुरेटेड क्यों इसके लिए सजेस्ट किया गया? सैचुरेटेड देखें, वर्ड सैचुरेटेड इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? जी आदिल बेटे क्या कह रहे हैं आप? देखो सैचुरेटेड वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, सर वो मुझे लगा क्वेश्चन पूछा तो मैं जवाब देने लगा था, लेकिन आप अच्छा सर खुद ही बता दें। वो असल में टाइम इतना कम होता है ना कि मैं हर एक बच्चे से इंडिविजुअली सवाल करूं तो फिर ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये कंटेंट इतने ज़्यादा हैं कि इनको एक्सप्लेन करते हुए बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए होता है। मैं कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा होता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि वो वीक होगा बच्चों का, तो उसको डेवलप करने के लिए मैं सवाल फेंक देता हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही है या ये पता होगी तो उसको मैं जल्दी से फिर आगे कवर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो बीच में माइंड ना कीजिएगा कि अगर किसी को मौका ना मिले तो। जी बेटा, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि इसको सैचुरेटेड टर्म से क्यों नवाजा गया। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की कंसंट्रेशन। जैसे अगर हम कोई टिश्यू पानी में रखें तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, हम कहेंगे ये पानी से सैचुरेट हो गया है। या जैसे किसी कमरे में बहुत ज़्यादा अफराद मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ये कमरा जो है इस वक्त लोगों से सैचुरेट हो गया है। या जैसे आजकल जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट की हालत है, लोगों को डिग्रियां करने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब है जॉब मार्केट हैज़ ऑलरेडी बीन सैचुरेटेड विद द डिग्री होल्डर्स। तो इसमें अभी मजीद गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब कंसंट्रेशन के साथ है, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन को ये इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस। आप देख रहे हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड क्या अब हाइड्रोजन की तादाद पहले जितनी हो सकती है जितनी पहले थी? नो सर, क्योंकि डबल बॉन्ड क्रिएट होता ही तब है जब हाइड्रोजन रिमूव हो। तो हाइड्रोजन की रिमूवल से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के टर्म्स में अनसैचुरेशन हो गई है, और इसी वजह से ये जहां डबल बॉन्ड ना हो तो वहां पर हम कहते हैं ये सैचुरेटेड है, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। तो सम टाइम MCQ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया जाता है, आप ये माइंड में रखिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स they have their hydrocarbon chain is without the double bond, लेकिन अनसैचुरेटेड में जैसे बताया कि डबल बॉन्ड्स होंगे, और कितने डबल बॉन्ड्स होंगे? इसमें 1 तो एटलीस्ट होना चाहिए, और ये जो मोर है ये याद रखें कि मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड्स मे बी प्रेजेंट इन अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दे हैव स्ट्रेट चेन, इनकी जो चेन होगी आमतौर पर स्ट्रेट, बट इनकी चेन आपको बेंटेड नजर आएगी। जिस जगह पर ये डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये थोड़ा सा यूं इस तरह टिल्ट हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड, अनसैचुरेटेड लिक्विड है, और रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। यानी रूम टेम्परेचर पर कौन सॉलिड और कौन लिक्विड होंगे?
अनसैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड सॉलिड। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन द एनिमल लिपिड्स। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना फैट्स, एनिमल लिपिड्स को कहते हैं, फैट्स के अंदर मोस्टली सैचुरेटेड है और ये मोस्टली प्लांट लिपिड्स में मौजूद होते हैं। तो ये दो तरह की आपने फैटी एसिड्स मुलाहिजा की और उसकी वजह से ये दो किस्म के लिपिड्स डिटरमिन हो रहे हैं। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं फैटी एसिड्स की, तो इन एग्जांपल्स को ये रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से आपसे ये सारी एग्जांपल नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। उसमें चंद एक जो मेजर एग्जांपल मैंने आपको पॉइंट आउट की थी, बस आप उनको याद रखें। इनके मुतालिक अगर कोई सवाल होगा तो आपको पहले ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड की जाएगी और उसके ऊपर फिर कोई कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सवाल से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कॉमन नहीं है, तमाम बुक्स के अंदर नहीं है, तो इस वजह से इनके ऊपर सवाल आने का इम्कान कम है। बहरहाल अगर ये याद करना चाहें तो दिमाग का कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि वो और इम्प्रूव होगा, ठीक है। इनको याद कर लिया जाए बेहतर होगा। हाँ जी, वैक्सेस। वैक्सेस इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में ये जो वैक्सेस होते हैं ये भी सिंपल लिपिड हैं, तो इसका मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन असल में वैक्सेस दो किस्म के हैं, एक होते हैं नेचुरल वैक्सेस और एक होते हैं सिंथेटिक वैक्सेस। ये जो नेचुरल वैक्सेस हैं ये तो वाकई ही एस्टर कंपाउंड्स हैं, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। बट ये जो सिंथेटिक वैक्सेस हैं दे आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ये मिक्सचर कंपाउंड्स हैं, ये कोई ऐसे डेफिनेट एस्टर कंपाउंड्स नहीं है। इनमें देखो मजीद आप अगर प्रॉपर्टीज देखें तो नेचुरल वैक्सेस ये जैसे मैंने आपको बताया दे आर टिपिकली एस्टर कंपाउंड्स। लेकिन किस किस्म के एस्टर्स होंगे? अनलाइक असाइल ग्लाइसरॉल जिसके अंदर हमेशा ग्लाइसरॉल मौजूद होता है, यहां पर हमेशा ग्लाइसरॉल नहीं बल्कि कोई भी लॉन्ग चेन अल्कोहल हो सकता है, लॉन्ग चेन अल्कोहल। और इसी तरह से कोई फैटी एसिड, वो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसका मतलब ब्यूटायरिक एसिड, एस्टिक एसिड किसी वैक्स में नहीं होगा। नेचुरल वैक्सेस में मोस्टली ये 15 कार्बन, ये जो 16 कार्बन फैटी एसिड है, पामेटिक एसिड या स्टीरिक एसिड, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। सही, आप इनकी अकरेंस देख रहे हैं। बीज वैक्स ये एक कॉमनली अकरिंग नेचुरल वैक्स है, हनी कॉम में ये वैक्स पाया जाता है, ये नेचुरल वैक्स है। लेनोलेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप वूल, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल वैक्स। क्यूटेन ये लीव सरफेसेस के ऊपर मौजूद है, प्लांट की सरफेस के ऊपर जो क्यूटिकल होती है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटेन। और सबरेन विच इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। तो ये सारे नेचुरल वैक्सेस आप देख रहे हैं। सिंथेटिक वैक्सेस का जहां तक ताल्लुक है तो सिंथेटिक वैक्सेस दे आर जनरली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन and consist of mixtures of long chain hydrocarbons, alkenes, alcohol, aldehyde, ketones and fatty acid. All these things are randomly mixed together to make some crude mixtures called the synthetic waxes. तो ये जो synthetic waxes होते हैं इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे पैराफिन वैक्स which is used to make candles, wax paper, lubricants या sealing material के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। These are examples of the synthetic waxes. अच्छा, उसके बाद अब जी बेटा सर इन सारों को मिक्स करके कि नहीं इसमें मतलब चंद जी बेटा, ये असल में देखो इनमें बाज़ चीज़ें कोई प्रॉपर बॉन्डिंग भी कर रही होती हैं और अदरवाइज बाकी चीज़ें यूँ रेंडमली मिक्सड होती हैं। यहाँ ये जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जा रही होती है तो उस रिफाइनिंग के दौरान ये क्रूड मिक्सचर सेपरेट होता है, उसको दरअसल सिंथेटिक वैक्स। सर जी सर मतलब मेरा मतलब है ना कि सिंथेटिक वैक्सेस में ये सारी पाई जाएगी, मतलब अल्कोहल, जी जी, ये सारी चीजें कि नहीं इसमें बिल्कुल ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। मतलब एक ही सपोज अगर हम एक है ना मतलब एक वैक्स मतलब कोई भी हो तो जो सिंथेटिक हो तो उसमें पेट्रोलियम भी होगा, उसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कोहल भी होगा, अल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, फैटी एसिड मिक्स होके मतलब ये बनाएगा, हर एक में होगा मस्ट। आपका कहने का मतलब है कि जितनी भी सिंथेटिक वैक्स है उसमें जरूरी है कि ये सारी चीजें मौजूद हों, आपका ये कहने का मतलब है? हाँ जी, देखो ये जो डिफरेंट टाइप की सिंथेटिक वैक्सेस होंगी उनके अंदर हो सकता है कंपोजिशन में थोड़ा बहुत चेंज हो, इसी वजह से वो सिंथेटिक वैक्स की टाइप एक दूसरे से वेरी कर रही है ना,
ठीक है, तो बाकी ये केमिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो केमिस्ट्री वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सिंथेटिक वैक्सेस कितने किस्म की अराइज होती हैं। तो हम चूँकि वो ये सिंथेटिक वैक्सेस से ज़्यादा डील नहीं करते, हम बायोलॉजिस्ट ज़्यादातर वो जो नेचुरल वैक्सेस हैं उनके साथ कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो लिविंग बॉडी का पार्ट हैं और उनको हम ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सिंथेटिक वैक्सेस हैं उनमें मुमकिन है कि कंपोजिशन में चेंज हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा बेटे, तो फॉस्फोलिपिड्स ये अभी जैसे हमने कहा था कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड की एक किस्म है। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन द फॉस्फेटिडिक एसिड, एक कंपाउंड है फॉस्फेटिडिक एसिड, व्हेन इट इज कंबाइंड विद वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, उसमें एक चीज है कोलिन। अगर फॉस्फेटिडिक एसिड एंड कोलिन कंबाइन कर जाएं, कोलिन बेसिकली एक नाइट्रोजनस बेस है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक फॉस्फोलिपिड वजूद में आएगा। बिल्कुल इसी तरह से फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ इथेनोलामाइन which is a kind of amino alcohol, ये अगर इसके साथ कंबाइन करें तो another phospholipid can be derived. Similarly inositol which is another kind of amino alcohol, या फिर सीरीन जो कि अमाइनो एसिड की एक किस्म है। तो इन 4 में से कोई भी एक कंपाउंड जब फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ इत्तेहाद कर ले तो उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब है कि फॉस्फोलिपिड की कितनी अकसाम होंगी? 4 अकसाम होंगी। एक फॉस्फोलिपिड जिसमें कोलिन प्रेजेंट हो, दूसरा जिसमें इथेनोलामाइन हो, तीसरा जिसमें इनोसिटोल, और चौथा जिसमें सीरीन प्रेजेंट हो। लेकिन इन चारों टाइप में से जो मोस्ट कॉमन टाइप के फॉस्फोलिपिड नेचर में पाए जाते हैं वो कोलिन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कोलिन कंटेनिंग ऐसे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, देखो ये कोलिन यहां पर आपको दिखा है। कोलिन ये एक छोटा सा ये एक नाइट्रोजनस बेस है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह आपने पढ़ी है नाइट्रोजनस बेसेस, दे आर फाउंड इन डीएनए, आरएनए, बट दिस नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन लिपिड्स। तो ये कोलिन भी एक उन्हीं की बहन है, तो ये यहाँ पर लिपिड्स में पाई जाती है। कोलिन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन किया है। फॉस्फोरिक एसिड ये ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, और फिर ग्लाइसरोल के साथ ये 2 फैटी एसिड्स हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप गौर करें, अभी हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था असाइल ग्लाइसरोल, उसमें ग्लाइसरोल के साथ, दिस इज एक्चुअली द ग्लाइसरोल, उसके साथ जब 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं तो ऐसा असाइल ग्लाइसरोल क्या कहलाता है? अभी आपको क्या बताया था? इसे कहते हैं डाइअसाइल ग्लाइसरोल। सो ये डाइअसाइल ग्लाइसरोल, और उसके साथ फॉस्फेट अगर कंबाइन कर जाए तो अलॉन्ग विद फॉस्फेट, ठीक है, अगर ये फॉस्फेट इसके साथ कंबाइन कर जाए तो अलॉन्ग विद फॉस्फेट इट इज नोन एज फॉस्फेटिडिक एसिड। ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइअसाइल ग्लाइसरोल एंड फॉस्फेट, ये कहलाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड। सर ये फॉस्फोलिपिड चार्ज होते हैं, इस पे ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो नेगेटिव चार्ज है। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप पे बिल्कुल ये चार्ज होगा यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो ये फॉस्फोलिपिड्स चार्ज मतलब मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कंपाउंड्स। जी बिल्कुल बेटे, ये यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये फॉस्फोलिपिड का ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, एंड इट इज पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ द चार्ज बेयरिंग ग्रुप। ये पोलर इन नेचर है, जबकि ये वाली जो साइड है ये अनचार्ज होगी और ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन टेल है फैटी एसिड्स की, ये इसकी नॉन पोलर रीजन होगा इसका। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखिए इसका नेम हम कैसे रखते होते हैं। तो किसी भी फॉस्फोलिपिड का नेम ऐसे रखा जाता है कि फॉस्फेटिडिक एसिड और कोलिन को जब हमने कंबाइन करना है तो फॉस्फेटिडिक एसिड का जो आखिरी हिस्सा है जिसमें ये IC और एसिड, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय YL, इसकी जगह पर YL प्लेस करेंगे, और जबकि कोलिन वर्ड को इसके साथ फ्यूज कर देंगे तो इट बिकम्स फॉस्फेटाइडल कोलिन। सो फॉस्फेटाइडल कोलिन विच इज कॉमनली नोन एज लेसिथिन, दिस इज वन ऑफ द कॉमनली अकरिंग फॉस्फोलिपिड। ये कॉमनली अकरिंग फॉस्फोलिपिड है, कॉमनली अकरिंग फॉस्फोलिपिड। जबकि इसी तरह से फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन फॉस्फेटाइडल, इनोसिटोल फॉस्फेटाइडल, सीरीन, ये कुछ और स्पेसिफिक केसेस में पाए जाते हैं।
अच्छा, फॉस्फोलिपिड, इसका अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का ये कुछ यूं दिखाई दे रहा होता है। और हमने ये फॉस्फोलिपिड कहां पर पढ़े थे, याद कीजिए। फॉस्फोलिपिड कहां पढ़े थे हमने, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो फॉस्फोलिपिड ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जी। उसके बाद अब प्रोटीन, ये लिपिड्स का पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ प्रोटीन्स, तो थोड़ा सा पोर्शन है प्रोटीन का, इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोटीन हमने प्रोपोर्शनली डिस्कस किया था कि दिस इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद है आपको, दिस इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। और बाय फ्रेश वेट अगर देखा जाए तो बाय फ्रेश वेट आप कितना प्रोटीन कंटेन करते हैं, 15 to 18% ऑफ आवर बॉडी वेट। और बाय ड्राई वेट अगर कैलकुलेट किया जाए, ड्राई वेट का मतलब होगा वाटर अगर रिमूव करके कैलकुलेट किया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन की केमिकल नेचर, इसको डिफाइन करना बड़ा आसान है, बिकॉज प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, या इसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स कह सकते हैं। तो ये पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इनमें अमाइनो एसिड इनका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको समझना जरूरी है। ये आपके सामने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है। देखिए, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक अमाइनो एसिड में एक कार्बन के ऊपर 3 साइड्स यूनिफॉर्म होंगी तमाम अमाइनो एसिड्स में। दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन टाइटल दिया जाता है। और इस कार्बन की एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप झलक रहा होता है और दूसरी साइड पर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से क्या हम इस अमाइनो एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं? क्या यह अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है? सर है तो बिल्कुल है, लेकिन जैसे अभी हमने फैटी एसिड को भी ऑर्गेनिक एसिड ही कहा था, और फैटी एसिड में हमने थोड़ी सी लिमिट्स लगाई थी कि ऐसे ऑर्गेनिक एसिड जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन नंबर में हो और 2 से 30 तक हो और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, तो वो फैटी एसिड होंगे। बिल्कुल यहां पर भी हम कंडीशन लगाएंगे दैट ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी मौजूद हो। ठीक है, ये कंडीशन है फैटी अमाइनो एसिड के लिए कि एन अमाइनो एसिड मस्ट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम। ठीक है, और जबकि इसी कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन होगा और जबकि दूसरी साइड यहां पर आर ग्रुप होगा, जो कि एक वेरिएबल ग्रुप है, आर फॉर रिमेनिंग। और ये जो रिमेनिंग है आर, इट मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है ये आर ग्रुप, या फिर ये कोई एक हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है, कोई हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है। आप बेटे याद रखो कि जो फैटी एसिड में हमने फार्मूला पढ़ा था ना, COOH और इसके साथ R, तो फैटी एसिड का जो R ग्रुप होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? क्या वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो सकता है? नेवर। हाइड्रोकार्बन वो हमेशा हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होगा। कम से कम उसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो CH3 है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फैटी एसिड के आर ग्रुप। ठीक है, जबकि ये जो अमाइनो एसिड का आर ग्रुप है, अमाइनो एसिड का आर ग्रुप, इट मे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इट मे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है, इधर गलती होने का चांस है। अगर देखो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हो, मिसाल के तौर पर ये आपको चेन दिखा रहे हैं, 3 कार्बन्स की चेन, एक के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है लेकिन दूसरे कार्बन पर ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो अब आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी और अमाइनो ग्रुप भी है, क्या ये वाला कंपाउंड कोई अमाइनो एसिड हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि both carboxylic acid group and amino group should be present on the same carbon atom that is known as alpha carbon। तो ये इसकी खास पहचान होती है अमाइनो एसिड की। लिहाजा इस तरह कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिखाया जाए तो आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड,
तो क्या पहचाना जा सकता है कि इनमें से अमाइनो एसिड कौन सा है और कौन सा नहीं? बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ये आपको जो पॉइंट्स पता है इनको माइंड में रखिए, ठीक है जी। तो ये जो अमाइनो एसिड आपने मुलाहिजा किया, इसका एक एंड इसको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड भी कहते हैं, या इसको सी टर्मिनल कहते हैं, सी टर्मिनल या सी टर्मिनस। और जबकि दूसरा एंड इसका ये अमाइनो एंड या फिर इसको एन टर्मिनल कहा जाता है, एन टर्मिनल। तो अब ये जो अमाइनो एसिड है, इस तरह के कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं? तो सेल के अंदर अब तक कोई 170 के करीब अमाइनो एसिड दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन ये सभी अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। ओनली 20 ऑफ देम, ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 टाइप्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का जो इवेंट है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ऑन राइबोसोम इन्वॉल्व्स हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स? जस्ट 20 ऑफ देम। हालांकि टोटल अमाइनो एसिड की तादाद कितनी अब तक दरियाफ्त हो चुकी है? 170, बट आउट ऑफ देम ओनली 20 टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। लेकिन जब प्रोटीन्स बन जाती हैं तो प्रोटीन्स आफ्टर देयर सिंथेसिस, आफ्टर ट्रांसलेशन, दे आर मॉडिफाइड। आपको याद है कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल है विच इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स? सर गोल्जी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम, बट आफ्टर सिंथेसिस दे आर मॉडिफाइड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहां पर कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की, एंड ड्यूरिंग दोज मॉडिफिकेशन सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर चेंज इनटू अदर। सो इस तरह से अब प्रोटीन्स जब बन गई तो उनको जब एनालाइज किया गया कि भाई प्रोटीन्स में कितने किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो उनकी तादाद हमें मिली है 25। तो 25 टाइप्स आर फाउंड इन प्रोटीन। ये जरा कॉन्सेप्ट जरा संभाल के याद कर रहे हैं। 25 टाइप्स आर फाउंड इन प्रोटीन, जबकि हाउ मेनी अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में कितने अमाइनो एसिड हिस्सा लेते हैं? 20। असल में 5 जो एडिशनल इसके अंदर आ गए हैं ना, वो ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन आए, ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन। वेयर एज हाउ मेनी अमाइनो एसिड आर फाउंड इन द सेल? 170 टाइप्स आर फाउंड इन द सेल। तो ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, इनकी ये टाइप्स आप देख रहे हैं, नॉन पोलर हैं, पोलर हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो ये इनके सब के नाम आप इस हद तक याद कर लो कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो अमाइनो एसिड है। क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो जितनी भी बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और चूंकि ये अमाइनो एसिड के नाम आप वो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पर ये केपीके वाली बुक के अंदर भी ये अमाइनो एसिड की टाइप्स ये स्ट्रक्चर्स के साथ गिवन है। तो इनके नाम ज़रूर याद कर लें, लेकिन स्ट्रक्चर सबके याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर आपके अंदर एबिलिटी हो कि आपको अगर कोई स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो आप उसको पहचान सकें कि वेदर इट इज़ एन अमाइनो एसिड और नॉट। देखो इसमें ये जितने भी अमाइनो एसिड आप देख रहे हैं, इसमें ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स की आपस में कंडेंसेशन कैसे होती है और ये किस तरह से प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये जरा मुलाहिजा करें कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड में। ये देखिए 2 सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपके सामने, वन ऑफ देम इज ग्लाइसिन, इसमें आर ग्रुप जो है वो जस्ट हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, एंड द एलानिन इसमें आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में। ये 2 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर तो जरूर याद कर लें आप, ग्लाइसिन और एलानिन, these are 2 simplest amino acids, and when they condense together, so at the time of their condensation, OH from the carboxylic acid of one amino acid और जबकि H from the amino group of another amino acid, ये दोनों लिबरेट हो जाएंगे और इनकी लिबरेशन से वाटर सिंथेसाइज होगा, जबकि एक बॉन्ड इनके दरमियान फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, या ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, या ये कार्बन
सल्फर बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड है? विच वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड? कार्बन नाइट्रोजन। वेरी गुड। और अगर फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि मुझे ये बताइए कि यहां पर आप अगर गौर कीजिए तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक ये है, इसको ए हमने नाम दे दिया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक ये है, इसको बी हमने नाम दे दिया, ठीक है? तो विच वन इज पेप्टाइड बॉन्ड, ए या बी या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम? बी। बी। सो व्हाई नॉट ए? तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसकी स्पेसिफिकेशन ये याद रखनी है कि दिस इज द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जबकि ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, नॉट द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये नाइट्रोजन तो चलो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, बट दिस इज एन अल्फा कार्बन, सो दिस bond is not a peptide bond. Peptide bond is the bond between the nitrogen of amino group and the carbon of the carboxylic acid group. This bond is called peptide bond. और याद रखो कि peptide bond is not found within the amino acid. Keep in your mind. Peptide bond is found between the two amino acid. मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि किसी अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बनेगा। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे एक रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे करके यूं दिखाई हुई है, दूसरी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ये यूं करके आपको दिखाऊं, तो विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, या विच वन इज एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड? ये जो मैंने रेड एनसर्कल किया ये, या फिर ये जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर में, वो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है दरअसल? सर सी और एन टर्मिनल वाली साइड पूरी जी, ये जो मैंने रेड कलर में बेटे एनसर्कल किया ये दरअसल पेप्टाइड बॉन्ड है। ये असल में जो हाईलाइट करके आपको ये सारा दिखाया हुआ है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये रियलाइज करवाया जाए कि भाई ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है और ये नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप का है। इस वजह से ये पूरा हिस्सा यूं हाईलाइट किया है। एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड तो सिर्फ ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। सही, तो ये जरा केयरफुल रहिएगा। हाँ जी, तो अब देखो ये दो अमाइनो एसिड जब कंडेंस होते हैं तो इनकी कंडेंसेशन से, बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू अमाइनो एसिड, जो प्रोडक्ट बनती है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज डाइपेप्टाइड। यहां पर देखो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इन द टर्म डाइपेप्टाइड, डाई रिप्रेजेंट्स, डाई का मतलब होता है क्या? टू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को विच आर प्रेजेंट इन इट, और द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन इट, या बोथ ऑफ देम। किसको रिप्रेजेंट करा? डाई, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को या नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को? शाबाश, या दोनों को? यहां आपका सवाल जवाब चाहिए। जी बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आई सर सही से। बेटे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। जी, आपने कहा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी गुड। देखो मैंने सवाल ये पूछा था कि देखो ये जो वर्ड डाइपेप्टाइड है, इसमें डाई मींस टू रेफर्स टू number of amino acid in the dipeptide या the number of peptide bond in the dipeptide, या both of them? पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही बना हाँ, है तो सर। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करे number of amino acid which are present in the dipeptide. ओके, तो ये नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट नहीं करा। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो यहां पर एक होगा। अमाइनो एसिड दो थे जो कंडेंस हुए थे। सही है, तो यहां पर इस तरह के सवाल बनेंगे कि व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस्ड टुगेदर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड, या हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये इस तरह के सवाल यहां पे बन सकते हैं। अच्छा, फिर देखो ये जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं इनके नेम्स कैसे रखे जाते हैं? नेम ऑफ द डाइपेप्टाइड डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, डिपेंड्स अपॉन the kind of amino acids that take part in the formation of dipeptide. जैसे ग्लाइसिन और एलानिन यहाँ पर इस डाइपेप्टाइड को बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो ग्लाइसिन चूंकि पहले है और एलानिन बाद में है, लिहाजा नाम इस तरह होगा कि ग्लाइसिन वाला जो नाम है इसका आखिरी हिस्सा INE, इट विल बी रिप्लेस बाय YL, और इसके बाद फिर हम इसको एलानिन से मर्ज कर देंगे तो इसका नाम बन गया ग्लाइसिल एलानिन। अगर एलानिन को हमने पहले रखा होता और ग्लाइसिन को बाद में, तो कोई फर्क पड़ता? क्या समझते हैं आप? सर पड़ता है सर, ये बिल्कुल। ग्लाइसिन की जगह एनाइनिन, इसका उल्टा नाम हो जाता तो है। इसका नाम क्या बन जाता है? एलानाइल ग्लाइसिन। सही है, तो असल में ये दोनों मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखने वाले डाइपेप्टाइड्स हैं।
अगरचे दोनों में ग्लाइसिन एलानिन 2 अमाइनो एसिड हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस होता है ना अमाइनो एसिड्स का, ये बहुत मैटर करता है उनकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोई 2 अमाइनो एसिड आप इस तरह से यूज करें और उससे मुख्तलिफ किस्म की डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन बनाएं, तो बाय यूजिंग 2 अमाइनो एसिड हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? By using 2 amino acid, how many different dipeptide combinations are possible? 1, दो ही 2, possible है, 3 या 4? 4 ऑप्शंस दिए हैं। 2 तो आंसर इज 4। वो कैसे? वो ऐसे बेटा कि एक तो आपके सामने ये ग्लाइसिल एलानिन बनाई है हमने, दूसरी मैंने कहा कि अगर हम एलानिन को पहले रखें तो ये हो जाएगा एलानाइल ग्लाइसिन, एलानाइल ग्लाइसिन। आपस में और ये कैसे आपस है? में भी बना सकते हैं, यानी 2 ग्लाइसिन आपस में बनाएंगे तो ये ग्लाइसिल ग्लाइसिन बन जाएगा, ये ग्लाइसिल ग्लाइसिन। और अगर एलानिन आपस में मिले तो फिर बनेगा एलानाइल एलानिन। एलानिन। तो इन दिस वे 4 डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बाय यूजिंग 2 अमाइनो एसिड। और इसी तरह से आपसे अगर कहा जाए कि बाय यूजिंग 3 अमाइनो एसिड, आप बताओ कि कितने डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसके साथ हम एक और भी ले लेते हैं, सपोज करो हिस्टिडीन हमने ले लिया, तो अब कितनी डाइपेप्टाइड पॉसिबल हैं? तो अब 9। बस आपने सिंपली ये करना है कि आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, n स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखें। वेयर इज n क्या चीज है? n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर गिवन। तो आप जितने भी अमाइनो एसिड आपको दिए जाएं तो आपने उसका स्क्वायर लेना है। इस तरह से आप ये वर्कआउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड थे, इनसे कितनी डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सर 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ओके, अच्छा बेटा, तो ये जो डाइपेप्टाइड यहाँ पे बना है, इस डाइपेप्टाइड का भी एक एंड ये C टर्मिनल होगा और दूसरा एंड N टर्मिनल होगा। तो अब इसका ये दोनों एंड रिएक्टिव है, बट C जो टर्मिनल होता है इसके साथ एक नया अमाइनो एसिड रिएक्ट कर सकता है, और जब एक नया अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा तो इन द सेम वे ये पेप्टाइड चेन एलोंगेट करती चली जाएगी। तो यूं इस तरह से ये पेप्टाइड चेन आगे एलोंगेट कर दी जाती है। आप जानते हैं ये जो पेप्टाइड एलोंगेशन है, इसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच कैटालाइजेस? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, वेल डन। पेप्टाइडल transferase is the enzyme which catalyzes the addition of amino acids with each other, and where does this reaction occur in the body? ये कहाँ हो रहा है? ये रिएक्शन सेल के अंदर कहाँ हो रहा है? ये जो elongation of polypeptide है सेल में, ये जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है सर, जहाँ राइबोसोम है, राइबोसोम पे हो रही है। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, वहां पर ये ट्रांसलेशन एक्टिविटी चल रही है, एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज द पार्ट ऑफ द राइबोसोम। ओके, तो यूं ये चेन एलोंगेट करती जाएगी और यूं ये आपके सामने एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड। तो आपको अगर ये पॉलीपेप्टाइड का कोई स्केच दिखाया जाए तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर शोन इन द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, या हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर गिवन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। यहां तो बहुत इजी है, आपने सिंपली देखना है कि हाउ मेनी आर ग्रुप्स आर देयर। तो ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, तो इट मींस देयर आर 6 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट हियर, क्योंकि जितने R ग्रुप्स हैं उतने अमाइनो एसिड हैं। अगर 6 अमाइनो एसिड हैं तो बताओ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे भला? सर 36। ओ सॉरी क्या कहते हो यार? 6 अमाइनो एसिड हो तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, एक कम होगा। तो इस तरह से बेटे ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को पूछा जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो प्रोटीन अभी आपने देखी ना, ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेकिन प्रोटीन जब मैदान में उतरती है तो ऐसी सूरत में उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर जाता है, वो फिर सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर
ये तमाम प्रोटीन्स शो करती हैं, लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी ये आपको डिफरेंट प्रोटीन्स में ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टनरी, ये असल में 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। इसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन इन प्रोटीन। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आप याद रखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज करेक्टराइज्ड बाय सीक्वेंस एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। 2 इसके फीचर्स हैं। इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, इट कंसिस्ट ऑफ a specific number of amino acid and specific sequence of amino acid, specific sequence। तो ये 2 फीचर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और ये दोनों फीचर्स उसी सूरत पॉसिबल हैं व्हेन द प्रोटीन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड, एट दैट टाइम यू कैन डिटरमिन बोथ ऑफ देम। आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर किसी भी प्रोटीन का बताना हो तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसका या तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और या सीक्वेंस या दोनों को ही पॉइंट आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आपकी बुक्स के अंदर इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर गिवन है। इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि इट हैज 2 पेप्टाइड चेन्स, वन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड एंड अदर कंसिस्ट ऑफ 30 अमाइनो एसिड। तो आपने देखा कि हमने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताया इन दोनों चेन्स का, और साथ ही हम सीक्वेंस भी बताएं, तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिमॉन्स्ट्रेट हो गया। और सिमिलरली हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ये भी हमारे सामने बुक्स में मौजूद है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमें? दैट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 of them are called alpha chains, each alpha chain consists of 141 amino acid। ठीक है, और 2 बीटा चेन्स हैं, each बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये 4 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल ये प्रोटीन है, और ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया है। इसमें साथ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी हमें बताना चाहिए, लेकिन चलें सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये दोनों फीचर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी प्रोटीन शो करती है? तो मैंने आपको क्या बताया कि एवरी प्रोटीन व्हेन इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम इट शोज प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट प्रोटीन बनने के बाद जब वो फंक्शनल स्टेट में आएगी तो उस वक्त किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी नजर नहीं आएगा। प्रोटीन ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कैसे मेंटेन्ड होता है? एक्चुअली यहां पर जो बॉन्डिंग फोर्स इसको मेंटेन कर रही है वो बॉन्डिंग फोर्स है पेप्टाइड बॉन्ड्स। इफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर लॉस्ट तो ऐसी सूरत में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली मेंटेन्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा ऑर्गेनेल इंश्योर करता है? विच ऑर्गेनेल इंश्योर्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? राइबोसोम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बोथ ऑफ देम? राइबोसोम। वेल, लेकिन उसके बाद जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन फिब्रस प्रोटीन। ये कहां पर पाया जाएगा? इन फिब्रस प्रोटीन, जो फाइबर लाइक प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी बनता है। सो इन फिब्रस प्रोटीन्स यू विल फाइंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 different types. In one of the type known as alpha helix, ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड थी इस तरह से क्वाइल कर जाएगी। क्वाइल कैसे कर जाएगी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पे बनेंगे, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर होगी, जिसकी वजह से ये क्वाइल कर जाती है और इस तरह से एक करेक्टरिस्टिक हेलिक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है नोन एज अल्फा हेलिक्स। इस अल्फा हेलिक्स के अंदर ये एक जो कंप्लीट टर्न है यहां से लेकर यहां तक, इसमें तकरीबन कोई 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 अमाइनो एसिड पूरे और चौथा अमाइनो एसिड 60% इस टर्न के अंदर होगा और
40% हिस्सा इसका अगले टर्न के अंदर होगा। इसी तरह से अगले टर्न के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 3.6 अमाइनो एसिड विल बी प्रेजेंट। तो इस तरह आपसे अगर पूछा जाए कि भाई एक अल्फा हेलिक्स है, तो उसमें बताइए कि अगर सपोज करो कि उस अल्फा हेलिक्स के अंदर 300 अमाइनो एसिड्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितने टर्न्स उसके अंदर मौजूद होंगे उस अल्फा हेलिक्स में। तो आप 300 को डिवाइड कर दें 3.6 के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक अल्फा हेलिक्स है उसमें इतने टर्न्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 3.6, तो आपको इस तरह से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स के मुतालिक ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की है बीटा प्लेटेड शीट, या बीटा शीट इसको कहा जाता है। प्लेटेड का मतलब होता है फ्लैटेंड। ठीक है, तो ये बीटा प्लेटेड शीट, ये फ्लैटेंड शीट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, जिससे बजाय यूं हेलिक्स बनने के एक फ्लैटेंड शीट बन जाए। तो ये फ्लैटेंड शीट लाइक स्ट्रक्चर या फिर ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ देम आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दे आर फाउंड इन द फिब्रस प्रोटीन्स। कुछ फिब्रस प्रोटीन इस तरह की होती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो करती हैं। तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग फोर्स थी जो इसको मेंटेन कर रही थी भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इंश्योर्ड बाय विच ऑर्गेनल वेयर दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोटीन? इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें या टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये कहां पाया जा रहा है? इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में या तो टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है या फिर क्वाटरनरी। अब कौन सी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में टर्शरी होगा और कौन सी में क्वाटरनरी? तो इसका असूल यह है कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें मजीद कुछ बॉन्डिंग यहां पे स्टैब्लिश होगी, सच एज आयनिक बॉन्ड्स। इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जिसको एसएस बॉन्ड भी कहते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस ये भी इसमें मैटर करते हैं, और इसके अलावा कुछ मजीद यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जिससे ये ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर वजूद में आएगा। अच्छा, एक स्टेबल ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर, एक स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड उसके सेंटर के अंदर होते हैं और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड उसकी सरफेस पर होते हैं। तो सच अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मोस्ट स्टेबल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये मोस्ट स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, हाइड्रोफिलिक, और जबकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर। तो ऐसा जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो मोस्ट स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसका साइड पे होगा, तो ऐसी सूरत में दैट ग्लोब्यूल हैज टू मेक अ क्लस्टर विद अदर सच ग्लोब्यूल्स। तो ऐसी सूरत में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वजूद में आता है। ठीक है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर मजीद कुछ बॉन्ड्स डेवलप होते हैं जो इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। उन बॉन्ड्स में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अच्छा, देखो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ना कि द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज स्टैब्लिश बाय विच बॉन्डिंग फोर्स, तो स्टैब्लिश होती है बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, या विच स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो वो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक्चुअली टर्शरी स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है सेंटर के अंदर, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मौजूद होता है। तो इस वजह से अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की अकरेंस पूछी जा रही है वो तो इन दोनों में होगी, लेकिन अगर आपसे किसी स्ट्रक्चर की स्टैब्लिशमेंट पूछी जा रही है बाय मींस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये जरा केयरफुल रहिएगा, यहाँ पर ये 2 तरह के एमसीक्यू बन रहे होते हैं और इधर अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो इनको आपने केयरफुली याद रखना है।
तो अब जितनी भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी वो या तो टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में स्टैब्लिश करती हैं, और फिब्रस प्रोटीन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्टैब्लिश करती हैं। लेकिन तमाम प्रोटीन्स एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ये प्राइमरी स्ट्रक्चर शो कर रही होती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये जो घर पे टेलीफोन रखा होता है पीटीसीएल वाला लैंडलाइन नंबर, तो उसका वो जो सेट होता है टेलीफोन सेट, उसका आप देखिए वो रिसीवर के साथ एक इस तरह स्पाइरल वायर होती है। तो वो जो वायर है उसको अगर हम यूं सीधा खींच दें तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको ढीला छोड़ दें तो वो कॉइल हो जाएगी, दैट इज सेकेंडरी। और अगर उसका एक बॉल बना लिया जाए यूं ऐसे आपस में कंबाइन करके तो वो टर्शरी, और अगर इस तरह के 2-4 बॉल्स को पकड़ के जोड़ दिया जाए दैट इज क्वार्टरनरी। इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। 2-4 टेलीफोन चाहिए होंगे सर। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की आप कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो उसके बाद आप देखिए प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, 2 क्लासेस में प्रोटीन्स को प्राइमरीली क्लासिफाई किया जाता है, एक है फिब्रस प्रोटीन और दूसरे ग्लोबुलर। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ये एलोंगेटेड होंगी इस तरह थ्रेड लाइक, जबकि ये ग्लोबुलर स्फेरिकल होंगी या फिर ओवल शेप होंगी, इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं। फिब्रस प्रोटीन इलास्टिक in नेचर हैं जबकि ग्लोबुलर इनइलास्टिक हैं, और इसी वजह से फिब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन है, इनको आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर क्रिस्टलाइन, इनको छोटे क्रिस्टल्स में यूं तोड़ सकते हैं। और फिब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल अभी आपको ये आगे शो करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रोटीन्स हैं, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। तो इत्तेफाक से ये तीनों ये फिब्रस टाइप की प्रोटीन्स हैं, दीज 3 आर एक्चुअली फिब्रस। तो ये आपको दरअसल प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। तो इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में ये सारी प्रोटीन्स इंक्लूड होंगी जो हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं। ये आपको सब याद होना चाहिए कि ये फलां प्रोटीन कहाँ है, फलां प्रोटीन कहाँ है। तो ये सब याद रखें क्योंकि इसके ऊपर MCQs बनेंगे, सही है। अच्छा, फिर इसी तरह से फंक्शनल प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, उसमें एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, सही। तो इनके भी ये स्पेसिफिक रोल्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं, इनको भी याद रखिए, इनके ऊपर भी MCQs बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा आखिरकार। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह अब इसका आखिरी लेक्चर कल हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो अगरचे न्यूक्लिक एसिड में DNA का पोर्शन PMC ने इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हम उसको भी कवर करेंगे क्योंकि RNA का पोर्शन इंक्लूडेड है और RNA बगैर DNA के हम कवर नहीं कर सकते। तो कल का लेक्चर कवर करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा आपका संडे को। जी कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। ठीक है जी, ओके, Thank you. Allah Hafiz. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.